नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 3 दिसंबर 2025 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे संचार साथी जो एप्लीकेशन है ना। अब सरकार ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम ने ना ऑर्डर जारी किया है स्मार्टफोन मेकर्स को कि ये जो एप्लीकेशन है ना नए स्मार्टफोन्स में प्री इंस्टॉल होना चाहिए और इसको डिसेबल या फिर डिलीट करने का ऑप्शन भी यूजर्स के पास में नहीं होना चाहिए। क्या फायदे हैं इस एप्लीकेशन के, क्यों ये ऑर्डर जारी किया गया, क्या शिकायतें हैं, क्या कंसर्न्स हैं, सब डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी से संबंधित है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से संबंधित। हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई, क्या कुछ निकल के आया, क्या ये ग्रुप है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सब डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल एजुकेशन में क्राइसिस से संबंधित। ये भी एक अलग आर्टिकल है, मतलब ऐसा जो डीप आर्टिकल है वो आता नहीं है, तो इसमें भी कुछ नए पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो संचार साथी मैंडेट के बारे में है। आपने सिलेबस में एक तरफ जीएस पेपर 3 में जो टेक वाला टॉपिक है वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, दूसरी तरफ देखो जीएस पेपर 2 में राइट टू जो प्राइवेसी है वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। आप देखो सोच के देखिए, आपने एक नया फोन खरीदा, फोन खरीदने के बाद में आपने बॉक्स ओपन किया, फोन ऑन किया और फोन ऑन करने के बाद में आपने ये देखा कि एक जो एप्लीकेशन है पहले से प्री इंस्टॉल्ड है सॉफ्टवेयर के अंदर और आप चाह के भी उस एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर सकते। ये होने वाला है, तो ये पूरा इशू हम डिस्कस करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का क्या ऑर्डर आया है और ये जो ऑर्डर आया है एप्लीकेशन से संबंधित क्यों आया है, डिबेट क्या है, इंपैक्ट क्या होगा, सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज में आपको बताता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ना एक आदेश दिया है। उन्होंने ये कहा है इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन मेकर है ना, जैसे सैमसंग है, एप्पल है, वीवो है, ओप्पो है, उन्हें ना अपने नए फोन्स में संचार साथी जो ऐप है ना पहले से डालकर यानी प्री लोड करके बेचना होगा। अब देखो ये जो ऑर्डर दिया गया है ना डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, इसमें ना 3 खतरनाक कंडीशंस हैं। कौन सी कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन प्रीलोडेड, मतलब फोन खरीदते ही ऐप आपको मिलेगा, जैसे ही आप फोन ओपन करोगे ऐप पहले से प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलेगा। नेक्स्ट है नॉन डिलीटेबल, मतलब यूजर इस एप्लीकेशन को यानी संचार साथी एप्लीकेशन को डिलीट या फिर डिसेबल नहीं कर सकता। सरकार ने जो ऑर्डर दिया है ना स्मार्टफोन मेकर्स को, तो उसमें पॉइंट नंबर 7B साफ कहता है कि फंक्शनैलिटी जो है इस एप्लीकेशन की वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए, जैसा है वैसा ही वो एप्लीकेशन चलता रहेगा। तीसरा यूनिवर्सल, मतलब चाहे एप्पल हो या फिर एंड्रॉयड हो, सब पर ये जो मैंडेट है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ऑर्डर है सब पर लागू होगा। और डेडलाइन मिली है स्मार्टफोन मेकर्स को 90 दिनों की, 90 दिनों की यानी 3 महीनों की डेडलाइन मिली है स्मार्टफोन मेकर्स को कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये इंप्लीमेंट करना है। लेकिन देखो यहां पे ना एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। जब क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ कि ये क्या ऑर्डर पास कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के यानी टेलीकॉम जो मिनिस्टर है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने मीडिया में ये कहा कि देखो हमने ऑर्डर जरूर जारी किया है लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन देखो ऑफिशियल जो रिटन ऑर्डर कंपनीज को मिला है वो साफ तौर पे कहता है कि ये मैंडेटरी है। तो इसे बोलते हैं कथनी और करनी में अंतर, मतलब ट्रांसपेरेंसी की जो कमी है वो यहां पे साफ दिखाई दे रही है। मिनिस्टर कुछ और बोल रहे हैं, कंपनी को जो रिटन ऑर्डर गया है वो कुछ और है। पॉलिसी एम्बिग्विटी जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं मेंस में, पॉलिसी एम्बिग्विटी, मिनिस्टर कुछ और बोल रहे हैं, रिटन ऑर्डर कंपनीज को कुछ और गया है। लेकिन देखो अब ना हम ये समझते हैं कि सरकार ने ये जो आदेश दिया है ना कि सभी स्मार्टफोन मेकर
इस एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल्ड दें, तो ये एप्लीकेशन आखिरकार संचार साथी है क्या, क्या भला है? देखो 2025 में ना सरकार ने इसे लॉन्च किया था और इसका मेन मकसद है साइबर फ्रॉड को रोकना। इसका मेन मकसद क्या है? साइबर फ्रॉड को रोकना। क्या फंक्शंस हैं इस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हो तो क्या क्या फायदे आपको होंगे? सबसे पहले है CEIR इंटीग्रेशन। CEIR का मतलब है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। अगर देखो आपका फोन चोरी हो जाए तो देखो IMEI नंबर के थ्रू ना उस फोन को ब्लॉक किया जा सकता है। महेश का फोन चोरी हुआ, महेश ने इन्फॉर्म किया, तो IMEI नंबर के थ्रू महेश का जो फोन है वो ब्लॉक हो जाएगा। पहली चीज, पहला फायदा। दूसरा है सिम ट्रैकिंग, मतलब आपके नाम पर कितने सिम हैं ये आप चेक कर सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन ना भी आपको डाउनलोड करनी हो, गूगल में आप डालिए संचार साथी वाली वेबसाइट खुल जाएगी और वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रॉड प्रिवेंशन, मतलब देखो साइबर क्राइम होते हैं या फिर फोन चोरी हो गया, उन चोरी हुए फोन्स को रिकवर करने में मदद करती है ये एप्लीकेशन। और डेटा ये कहता है कि इसने ना अभी तक, इस एप्लीकेशन ने अभी तक 6 लाख चोरी हुए फोन्स को रिकवर करने में मदद की है और 29 लाख जो फर्जी सिम्स हैं उनको बंद किया गया है। देखो सुनने में तो अच्छा लगता है, ये कुछ वैसा ही है जैसे फाइंड माई डिवाइस जैसी एप्लीकेशन है ना, जो सर्विस पहले से गूगल और एप्पल जैसे जो स्मार्टफोन मेकर्स हैं वो देते हैं। आपको लगेगा कि कुछ वैसा ही है, लेकिन फर्क देखो इतना है, गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज का जो डेटा होता है वो इंक्रिप्शन के पीछे होता है, लेकिन संचार साथी का जो पूरा कंट्रोल है वो सीधा सीधा सरकार के पास में होगा। तो ये डिफरेंस है, समझ गए? वैसे एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज भी ये सर्विस देते हैं, लेकिन उनका जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, प्राइवेसी काफी ज्यादा हाई होती है। लेकिन संचार साथी का पूरा डेटा सरकार कंट्रोल करेगी और मेन मकसद इस एप्लीकेशन का नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्रॉड कंट्रोल है। अब यहां पे ना देखो एक बड़ा इशू आता है प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी का। क्वेश्चन ये उठता है, क्या सिक्योरिटी के नाम पर हम प्राइवेसी सेक्रीफाइस कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये जो ऑर्डर सरकार का है ना, पहली चीज तो इसे पब्लिक भी नहीं किया गया सरकार के द्वारा, चुपचाप कंपनीज को भेजा गया, स्मार्टफोन बनाने वाली जो कंपनीज हैं चुपचाप उनको ये रिटर्न ऑर्डर भेजा गया। और देखो ये जो एप्लीकेशन है ना संचार साथी एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है ना, मतलब जो जिस कोडिंग की सहायता से ये एप्लीकेशन बनी है वो सोर्स कोड पब्लिक नहीं है, पता नहीं है। सरकार बोल रही है कि इन एप्लीकेशंस में ये फंक्शंस हैं, हो सकता है कि चोरी छुपे कुछ और डेटा भी इकट्ठा कर रही हो ये एप्लीकेशन, मतलब हमें पता ही नहीं है कि बैकएंड में क्या डेटा हमारा कलेक्ट किया जा रहा है। क्या पता ये जो एप्लीकेशन है हमारी लोकेशन को ट्रैक कर लेगा, क्या पता हमारी कॉल सुनेगा, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें देखो इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि सोर्स कोड ओपन नहीं है। और फिर देखो एक और चीज आप देखिए, अभी ना कुछ समय पहले एक एक्ट आया था, DPDP एक्ट, ये वाला एक्ट आया था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब इस एक्ट में ना सरकार ने अपने लिए एग्जेम्पशंस रखी हैं। कोई प्राइवेट कंपनी मान लीजिए डेटा का मिसयूज करती है, 2023 के इस एक्ट का वायलेशन करती है, उस पर तो फाइन लगेगा, लेकिन सरकार ने अपने लिए एग्जेम्पशंस छोड़ दी थी कि हाँ भाई हम कुछ भी करें हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। समझ गए? मतलब ये जो स्टेट रन एप्लीकेशंस है ना संचार साथी, ये आपका डेटा लेती है तो उस पर स्ट्रिक्ट प्राइवेसी रूल्स लागू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सरकार कर रही है और सरकार ये बोलेगी कि हम तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप कुछ भी करो उस पर तो फिर ये एक्ट लागू होगा ही नहीं। आप समझे? तो राइटर बोलते हैं इस प्रकार से तो देखो ये जो संचार साथी एप्लीकेशन है ना, ये एक प्रकार से सरकार का मास सर्विलियंस का टूल बन जाएगा, मास सर्विलियंस का हथियार बन जाएगा। अब यहां पे आती है सुप्रीम कोर्ट की
पुट्टास्वामी केस की जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने देखो अपनी 2017 की इस जजमेंट में बोला था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो क्रिटिक्स का यहां पे देखो ये कहना है, बिना किसी जुडिशियल ओवरसाइट के इतना बड़ा ट्रैकिंग मैकेनिज्म बनाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब कोर्ट में जाएगा तो जाहिर तौर पे कोर्ट बोलेगी कि आप इतना सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हो, मतलब क्या पता पीछे से कर रहे हो, ये तो लोगों की प्राइवेसी वायलेट हो जाएगी और कोई देखने वाला भी नहीं है आपके ऊपर। कम से कम कोई जुडिशियल ओवरसाइट तो होना चाहिए था, मतलब कुछ जज वगैरह देखने के लिए होने चाहिए थे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, समझे। इसके बाद देखो थोड़ा सा ना मार्केट और टेक एंगल भी देख लेते हैं। देखो जो एप्पल कंपनी है ना वो तो फेमस है अपनी वर्ल्ड गार्डन पॉलिसी के लिए। मतलब एंड्रॉयड, आप नया फोन लेते हो ना एंड्रॉयड वाला, उसमें तो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं, लेकिन एप्पल में आपको नहीं मिलेगी। एप्पल थर्ड पार्टी एप्स प्री इंस्टॉल नहीं होने देता है। अगर सरकार एप्पल कंपनी को फोर्स करेगी तो यहां पे एक बैटल स्टार्ट हो जाएगी, एप्पल वर्सेस गवर्नमेंट की लीगल बैटल यहां पे स्टार्ट हो जाएगी। और जो ये स्मार्टफोन मेकर्स है ना, इनका कहना है कि अगर देखो हम संचार साथी एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल करेंगे ना सॉफ्टवेयर में, तो इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें टेस्ट करना पड़ेगा, हमारे ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर है उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली ना फ़ोन का प्राइस बढ़ जाएगा, फ़ोन महंगा हो जाएगा। अब कितना महंगा हो जाएगा ये बहाना बना रहे हैं या फिर अब ये तो देखो नहीं पता, आर्टिकल में बोला जा रहा है कि फ़ोन तो महंगा हो जाएगा। और क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार का जो मेन लक्ष्य है कि क्रिमिनल्स को रोकना, साइबर क्राइम्स को रोकना, क्या सरकार कर पाएगी इस एप्लीकेशन की सहायता से। राइटर देखो ये बोलते हैं, जो प्रोफेशनल साइबर क्रिमिनल्स हैं ना वो तो क्या ही डरेंगे इस एप्लीकेशन से। मतलब इन क्रिमिनल्स के पास में देखो 3 रास्ते हैं। सबसे पहला रूटिंग, मतलब डिवाइस को रूट करके वो सॉफ्टवेयर ही उड़ा देंगे, पहली चीज वो ये कर सकते हैं। दूसरा है स्पूफिंग, मतलब जैसे वीपीएन वगैरह यूज करते हैं ना, और आईपी एड्रेस मास्क हो जाता है, मतलब सामने वाला जो ट्रैक कर रहा होता है उसको कोई फर्जी आईपी एड्रेस दिखता है। उसी प्रकार से IMEI, इस नंबर की भी मास्किंग हो सकती है, इस नंबर की भी मास्किंग हो सकती है, ये नंबर भी छुपाया जा सकता है, कोई और फर्जी नंबर दिखाया जा सकता है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। और जिनको देखो क्राइम करना है, साइबर क्राइम करना है, वो देखो पुराने फोन खरीद लेंगे, वो नए फोन क्यों खरीदेंगे। ऑलरेडी ऐसे फोन्स जिसमें संचार साथी एप्लीकेशन नहीं है वो खरीद लेंगे, समझे। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। वैसे देखो राइटर ये भी बोलते हैं, आम आदमी की जो प्राइवेसी है वो तो चली गई ना, बाकी साइबर क्रिमिनल्स तो क्राइम करते रहेंगे और क्राइमिनल जो साइबर क्रिमिनल है वो पकड़ा नहीं गया। तो मैंडेटरी प्री लोडिंग का जो ऑर्डर है ना सरकार की तरफ से, इसकी ना इंक्रीमेंटल वैल्यू कम है, यानी फायदा कम है लेकिन रिस्क ज्यादा है। और इंडिया में देखो बल्कि ना लॉज की भी कमी है। आप देखिए हमारे पास में अभी कौन कौन से लॉज हैं साइबर फ्रॉड को, साइबर फ्रॉड जो लोग करते हैं उनको सजा दिलवाने के लिए। जैसे देखो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट का सेक्शन 43, सेक्शन 66, इन सेक्शंस में साइबर फ्रॉड के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 111 क्लोज 3, ये ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम को रोकता है। फिर बीएनएस का ही सेक्शन 316 और 318, ये थेफ्ट और स्टोलन प्रॉपर्टी से डील करता है। फिर देखो एक और सेक्शन भी है, सेक्शन 336, ये इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी से डील करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ढंग से कोई डॉक्यूमेंट वगैरह फैब्रिकेट कर लिया, फोर्जरी कर ली। और इवन सिम लेने से पहले भी केवाईसी नॉर्म्स फॉलो होते हैं, आधार कार्ड वगैरह देना पड़ता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम देखो लॉज में नहीं है, प्रॉब्लम इन्फोर्समेंट में है, लागू करने में है। जैसे आपने जामतारा वेब सीरीज देखी होगी ना, क्राइम जामतारा में होता है, विक्टिम मुंबई में है, पुलिस कोऑर्डिनेशन मिसिंग है झारखंड और महाराष्ट्र के बीच में। साइलोज में काम करते हैं अलग अलग राज्यों की पुलिस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, और जो पुलिस होती है उनके पास में कोई ट्रेनिंग नहीं होती डिजिटल एविडेंस को हैंडल करने की। जहां जहां पे डिजिटल ट्रेल है उसको संभाल के रखने की पुलिस के पास में ट्रेनिंग ही नहीं होती।
तो लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है राइटर के द्वारा कि संचार साथी एप्लीकेशन को जबरदस्ती फोन में डलवाना, ये देखो, ये डिजीज से ज्यादा खतरनाक इलाज वाली बात हो गई। मतलब जो चीज आप ठीक करने जा रहे हो वो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आपका जो इलाज है वो ज्यादा बड़ा है। तो बेटर सॉल्यूशन क्या होता, इंस्टीड ऑफ ये कहना कि सबको ये जो एप्लीकेशन है प्री इंस्टॉल डालनी है, गवर्नमेंट को 3 चीजों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले साइबर फोरेंसिक लैब्स, हर स्टेट में एडवांस लैब्स बनाओ। दूसरे नंबर पे इंटर स्टेट साइबर यूनिट्स, मतलब एफबीआई जैसी एजेंसी बनाओ जो स्टेट बाउंड्रीज के पार जाके क्राइम को रोक सके। तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग, जो पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको आप ट्रेनिंग दो ताकि वो साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ सकें। तो ये 3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, CSC यानी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप देखो, सोच के देखिए, आपके घर के बैकयार्ड में कोई स्ट्रेंजर घूम रहा हो तो आपको देखो गुस्सा भी आएगा और आपको डर भी लगेगा। यही हालत है इंडिया की आज के समय में इंडियन ओशन रीजन में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं जो ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है इसी के बारे में आपको बता देता हूं क्या है ये। देखो, ये रीजनल सिक्योरिटी का एक ग्रुप है और इस ग्रुप का मेन फोकस ये है इंडियन ओशन रीजन की सेफ्टी। आप इसे नेबरहुड वाच सिस्टम की तरह सोचो। आप पूछोगे सर ये नेबरहुड वाच सिस्टम क्या है, मतलब ये टर्म तो हमने पहली बार सुनी है। सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। देखो, मान लो आपका कोई मोहल्ला है या फिर कॉलोनी है। आपके मोहल्ले या फिर कॉलोनी के हर घर के बाहर 24 घंटे क्या पुलिस रह सकती है? नहीं रह सकती, पॉसिबल ही नहीं है। इतने पुलिस वाले होते ही नहीं है और उनकी प्रायोरिटी सिर्फ आपका मोहल्ला थोड़ी ना है, पूरा शहर है ना। तो आप ना नेबर्स सब लोग मिलके ये डिसाइड करते हो कि यार हम हमारी जो सिक्योरिटी है ना खुद मेंटेन करेंगे। मतलब कोई भी सस्पिशियस पर्सन अपने को मोहल्ले में दिखेगा तो हम पुलिस को सूचित करेंगे, कोई सस्पिशियस गाड़ी हमको दिखेगी तो हम पुलिस को बताएंगे। तो मतलब आपने मिल के अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने की कोशिश की, ये सब चीजें डिसाइड करके। तो ये नेबरहुड वाच सिस्टम है। उसी प्रकार से ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ना, ये नेबरहुड वाच सिस्टम है कि हम सब मिलके कोई भी सस्पिशियस चीज आएगी तो मतलब हम एक दूसरे को बताएंगे, हम मिलके हमारी जो सिक्योरिटी है खुद इंश्योर करेंगे। तो कब कैसे बनता है ये कॉन्क्लेव? कहानी स्टार्ट होती है देखो 2011 में। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव ने शुरू में इस कॉन्क्लेव को मिलकर बनाया था। तब इसे ट्राइलेटरल बोलते थे। क्या बोलते थे? ट्राइलेटरल। फिर क्या हुआ, मालदीव में पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए, रिलेशंस खराब हो गए इंडिया के मालदीव के साथ में। तो ये ग्रुप जो था वो ठंडा पड़ गया। लेकिन देखो 2020 में ना इंडिया ने सोचा अकेले देखो काम नहीं चलेगा, ग्रुप को ना फिर से जिंदा करना जरूरी है। तो फिर से 2020 में इस ग्रुप को ना जिंदा किया गया और इसका नाम बदल के रख दिया गया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। पहले नाम में ट्राइलेटरल था, लेकिन 2020 में नाम चेंज करके कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कर दिया गया। और 2022 में मॉरिशस, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री, वो भी फुल टाइम मेंबर बन गया इस कॉन्क्लेव का। 4 देश हो गए फिर। पहले इंडिया, मालदीव, श्रीलंका थे। 2022 में मॉरिशस ने भी ज्वाइन कर लिया। और फिर देखो 2024 में ना बांग्लादेश ने भी ऑफिशियली इस कॉन्क्लेव को ज्वाइन कर लिया। आप ये मैप देखो, मैप में अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश भी मेंबर है, बांग्लादेश यहां पे है, मालदीव भी मेंबर है, मॉरिशस भी मेंबर है, मॉरिशस यहां पे है, ये रहा नीचे, इंडिया भी मेंबर है, श्रीलंका भी मेंबर है। तो ये सारे मेंबर्स हैं। लेकिन देखो कहानी ना यहीं पे खत्म नहीं होती है, कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है, बल्कि एक और देश, ये देखो सेचल्स जो है, ये भी अब फुल टाइम मेंबर बन गया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। सेचल्स ये जो अफ्रीका के पास में है,
अब ये भी फुल टाइम मेंबर है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। तो ये 3 बड़ी बातें हुई। अभी जो 20 नवंबर 2025 को नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर्स हैं इस कॉन्क्लेव के मिले, मतलब इस कॉन्क्लेव में जो भी मेंबर कंट्रीज हैं ना, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई थी 20 नवंबर को। तो 3 बड़ी चीजें हुई। पहला तो सेचल्स की एंट्री, सेचल्स जो है अब फुल टाइम मेंबर बन गया है, और चूंकि ये अफ्रीका के पास में है तो अब ये जो कॉन्क्लेव है ना ये वेस्टर्न इंडियन ओशन को कवर करता है, ये अच्छी चीज है। दूसरा क्या हुआ, मलेशिया को एज ए गेस्ट इस कॉन्क्लेव की मीटिंग में बुलाया गया। अब मलेशिया की अच्छी चीज देखो ये है, आप ये चोक पॉइंट देखोगे ना जहां पे जहाजों की आवाजाही रोकी जा सकती है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो मलेशिया स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास में है और चाइना का सारा तेल वहीं से आता है। तो मलेशिया का आना इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है, समझ रहे हो। मलेशिया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा बना तो इंडिया के लिए बड़ी जीत है। एजेंडा क्या था, अभी जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग हुई 5 चीजों पर काम करता है। देखो ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, और ये 5 चीजें हैं। सबसे पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्र की सुरक्षा। दूसरे नंबर पे काउंटर टेररिज्म, जैसे 26/11 का जो अटैक हुआ था, अटैकर्स यानी टेररिस्ट वो देखो समुद्र के रास्ते ही भारत आए थे। नेक्स्ट है ट्रैफिकिंग, मतलब ये सारे देश मिलके ड्रग्स और ह्यूमन स्मगलिंग को रोकेंगे। नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। फिर सबसे लास्ट में है ह्यूमैनिटेरियन एड यानी डिजास्टर के वक्त मदद देना एक दूसरे को। देखो इंडिया जो है इस पूरे रीजन में ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, मतलब इस पूरे इंडियन ओशन रीजन का थानेदार इंडिया बनना चाहता है। और थानेदार बनने का जो टूल है वो यही ग्रुप है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। यूं मान सकते हो ये जो ग्रुप है ना ये काम करता है पुलिस स्टेशन का, और इंडिया बनना चाहता है थानेदार। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल तो नहीं हुआ लेकिन शायद थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। ठीक है, आर्टिकल देखो इसके बाद में ना बहुत एक गहरा पॉइंट उठाता है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखो हमारे लिए जो ये इंडियन ओशन रीजन है ये सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन जो छोटे देश है ना जैसे मालदीव, श्रीलंका, उनके लिए ये पेट का सवाल है, लाइवलीहुड का इशू है। क्योंकि इन देशों की, मालदीव और श्रीलंका जैसों की जो पूरी देशों की जो पूरी इकोनॉमी है वो तो समुद्र पे टिकी है। मतलब आप श्रीलंका का काम देखिए, मालदीव का काम देखिए कैसे चलता है, टूरिज्म से चलता है, फिशिंग से चलता है, मेन तो इन्हीं से चलता है ना, और ये दोनों चीजें समुद्र पे डिपेंडेंट हैं। तो आर्टिकल में एक बात बोली जाती है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस आर कपल्ड विद डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज, मतलब अगर समुद्र सेफ नहीं होगा तो फिर टूरिस्ट नहीं आएगा। अगर देखो समुद्र में पायरेसी होंगी तो फिर मछुआरे जो हैं वो भूखे मरेंगे। तो मतलब सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो डेवलपमेंटल इश्यूज के साथ में जुड़े हुए हैं, दोनों को अलग करके आप नहीं देख सकते। अगर तुम्हारा समुद्र सेफ है तभी देखो इकोनॉमी ग्रो करेगी, अगर समुद्र सेफ नहीं है ना तो टूरिस्ट आएंगे ना ही मछुआरे मछली पकड़ पाएंगे। तो यहां पे देखो हम ना इंडिया के सागर डॉक्ट्रिन से भी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को लिंक कर सकते हैं। सागर में इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो इससे भी आप लिंक कर सकते हो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को। अब देखो आर्टिकल का सबसे जो कोर इशू है वो आता है, कोर इशू है चाइना। आर्टिकल में ना एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब सहमति, यानी कि किसी इशू को लेके विभिन्न मेंबर कंट्रीज की सहमति की, हाँ हम सब चाहते हैं ब्लू इकोनॉमी पे ध्यान देना है, हम सब चाहते हैं कि समुद्र की सुरक्षा पर ध्यान देना है, वो तो हुआ कन्वर्जिंग इंटरेस्ट, सबकी सहमति है। लेकिन यहां पे ना चाइना को लेके बल्कि डाइवर्जेंस है, चाइना को लेके बल्कि मेंबर कंट्रीज में ना मतभेद है। देखो इंडिया का व्यू ये है कि चाइना हमारे लिए एक थ्रेट है, चुनौती है। वो इंडियन ओशन में ना अपने वारशिप भेज रहा है, जैसे चाइना ने कुछ समय पहले अपना एक स्पाई शिप भेजा था, युआंग वंग 5 कुछ करके था वो उनका जासूसी जहाज,
तो हम ना CSC यानी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को यूज करना चाहते हैं चाइना के अगेंस्ट। लेकिन जो हमारे नेबर्स हैं ना, पड़ोसी हैं, इस ग्रुप में हैं, जैसे श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, ये देश मानते हैं कि चाइना हमारे लिए थ्रेट नहीं है। चाइना हमारे लिए थ्रेट नहीं है भैया, आपके लिए हो सकता है। उनके लिए चाइना बल्कि एक बैंक का काम करता है। इन देशों के लिए चाइना बल्कि एक डेवलपमेंट पार्टनर का काम करता है। वो चाइना से लोन लेते हैं, चाइना उनका पोर्ट बनवाता है। तो यहां पे मतभेद हैं इंडिया के बीच में और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज इस ग्रुप का पार्ट है उनके बीच में। इंडिया चाहता है ये ग्रुप चाइना के खिलाफ सिक्योरिटी फोकस करे, लेकिन पड़ोसी चाहते हैं कि चाइना से पैसा भी मिलता रहे। समझ गए? देखो ना, एक कोट हम पढ़ते हैं अल्फ्रेड महान का, स्ट्रेटेजिक थिंकर थे, कि जो भी इंडियन ओशन को डोमिनेट करेगा वो एशिया पे डोमिनेट करेगा। और इंडिया और चाइना दोनों इस बात को जानते हैं। इसीलिए देखो ये पूरी रस्साकसी चल रही है इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेंस बनाए रखने के लिए। मतलब इंडिया की तो ऑलरेडी ट्रेडिशनली रही है, लेकिन चाइना घुसना चाहता है इंडियन ओशन रीजन में, और इंडिया इंडियन ओशन रीजन को अपना बैकयार्ड मानता है। तो अब इसके बाद राइटर फोकस करते हैं कुछ चैलेंजेस पर भी। आर्टिकल कहता है इस ग्रुप के साथ में ना, CSC के साथ में कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे सबसे पहला चैलेंज तो ये है, फ्रेमवर्क की कमी है। अभी जो ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ना, ये सिर्फ NSA के लेवल पे चलता है। मतलब बड़े ऑफिसर्स मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जमीन पर काम करने के लिए ना कोई परमानेंट ऑफिस या फिर स्टाफ नहीं है। तो इस ग्रुप का ना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए, एक कोई परमानेंट सेक्रेटरीट का ऑफिस होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। दूसरा है डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज। जैसे आपने बांग्लादेश का एग्जांपल ले लो, वहां पे ना अभी रेजिम चेंज हुआ, शेख हसीना की सरकार चली गई, मतलब अभी अनस्टेबिलिटी है, इलेक्शन का कोई पता नहीं कब होगा। जब इसमें नेपाल में भी आपने देखा किस प्रकार से जेनजीज ने प्रोटेस्ट किया, क्राइसिस आ गए, लेकिन नेपाल इस ग्रुप का पार्टी नहीं है, नेपाल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना। तो कहने का मतलब ये है, ग्रुप के अंदर जो मेंबर कंट्रीज है ना, श्रीलंका में 2022 में क्राइसिस आ गए थे, तो उनमें ना कई बार क्राइसिस आ जाते हैं जब पड़ोसी देश में जो इस ग्रुप का पार्ट है उनमें पॉलिटिक्स बदलती है ना, तो उनकी फिर फॉरेन पॉलिसी भी बदल जाती है। तो इस ग्रुप की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी यह है कि मेंबर कंट्रीज में स्टेबिलिटी रहे, वहां पे क्राइसिस ना आए। ये बड़ा इशू है, क्योंकि वहां पे क्राइसिस आते हैं, सरकार बदल जाती है, फिर उनकी फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है। फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब देखो, अलग अलग देशों की जो नेवी है उनके बीच में तालमेल बनाना इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। तो ये भी राइटर एक पॉइंट देते हैं, डिफरेंट नेवीज के बीच में सिनर्जी स्टैब्लिश करना, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना। अब बारी आती है वे फॉरवर्ड की और कंक्लूजन की। देखो जो CSC है वो इंडियन ओशन रीजन के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए एक बढ़िया टेम्पलेट है, नया टेम्पलेट है, लेकिन देखो रास्ता आसान नहीं है। अपने को ये याद रखना पड़ेगा कि एक्सपेंशन तो इस ग्रुप का हो रहा है, सेचेल्स भी अब मेंबर बन गया है, लेकिन सबके बीच में बल्कि कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना और मुश्किल हो जाएगा जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ेंगे इस ग्रुप में। अब बात सिर्फ टेररिज्म की नहीं है, अब बात इकोनॉमी की भी है। अब ये जो ग्रुप है वो इकोनॉमी पे भी फोकस करता है, और चाइना के अगेंस्ट इंडिया को ना स्मार्ट डिप्लोमेसी प्ले करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे देश ओपनली चाइना के अगेंस्ट नहीं आएंगे। और सबसे लास्ट वे फॉरवर्ड में बात राइटर ये बोलते हैं, बातों से आगे बढ़ के देखो, ग्रुप का ना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी होना चाहिए, परमानेंट सेक्रेटरीट, परमानेंट स्टाफ, ये सब चीजें भी होनी चाहिए ग्रुप के साथ में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, काफी ज्यादा सेंसिटिव है, क्राइसिस इन द एजुकेशन सिस्टम। देखो ये जो आर्टिकल है ना, सीधा कनेक्ट करता है आपके GS पेपर 1 में सोसाइटी और GS पेपर 4 एथिक्स से। और देखो कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में ना दिल्ली के एक स्कूल में ना एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। अब देखो स्टूडेंट का सुसाइड और दिल्ली में स्कूल के अंदर, ये देखो
हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक सवाल उठाता है। तो ब्रॉडली ना इस आर्टिकल में हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले क्राइसिस, मतलब क्यों बच्चे और पेरेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे डायग्नोसिस, एजुकेशन का जो कमोडिफिकेशन हो गया है वो क्यों हो गया है। और तीसरे नंबर पे सॉल्यूशन, मतलब सोसाइटी, स्कूल और पेरेंट्स तीनों को मिलकर क्या करना पड़ेगा। तो चलिए डीपली इस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। देखो, दिल्ली के स्कूल में जो हुआ, स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा ये इंसिडेंट, काफी दुखद। लेकिन देखो, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। जयपुर में भी इसी प्रकार की घटना आई। और एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा अगर हम देखें तो सिचुएशन देखो काफी ज्यादा डरावनी है। हर साल देखो हजारों स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रेशर और सोशल जो इश्यूज हैं, सोशल प्रेशर जो है उसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं। राइटर कहते हैं देखो, अगर स्कूल की गलती है तो जाहिर तौर पे स्कूल की जो अकाउंटेबिलिटी है फिक्स होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ स्कूल को अगर हम ब्लेम करते हैं ना, तो इसका मतलब हम सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहते। यहां पे देखो, सिर्फ स्कूल की गलती नहीं है, हमें यह देखना होगा कि आज स्कूल एजुकेशन जो है वो किन चैलेंजेस से गुजर रही है। यह कोर क्वेश्चन है आज के इस आर्टिकल डिस्कशन का। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू क्राइसिस। सोशियोलॉजी में ना एक टर्म यूज होती है, आप में से वो लोग जिनके पास में सोशियोलॉजी ऑप्शन है ना, उन्होंने इस टर्म के बारे में सुना होगा, एनोमी। एनोमी मतलब एमिले डर्कहिम, उन्होंने ये टर्म दी थी। और इसका मतलब है नॉर्मलेसनेस, मतलब वो सिचुएशन जब पुराने वैल्यूज जो हैं वो टूट रहे हैं। आज देखो वही तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पुराने जो वैल्यूज हैं वो टूट रहे हैं। यानी कैसी सिचुएशन है, नॉर्मलेसनेस। पुराने वैल्यूज आज के समय में टूट रही हैं। पुरानी वैल्यूज जैसे रिस्पेक्ट, पुरानी वैल्यूज जैसे अनुशासन, ये वैल्यूज फेड हो रही हैं। और नई वैल्यूज जैसे देखो इंडिविजुअलिज्म, नई वैल्यूज जैसे फ्रीडम, अब ये पूरी तरह से सेट नहीं हुई है नई वैल्यूज। तो अभी क्या चल रहा है, इसके बीच में ना एक क्लैश चल रहा है। क्लैश कैसा, एक तरफ देखो यंग बिजी वर्किंग पेरेंट्स हैं और दूसरी तरफ देखो ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम है। घर का माहौल और स्कूल का जो माहौल है ना वो मैच नहीं कर रहा है। बच्चा देखो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वैल्यू सिस्टम सही है। और ये जो वैल्यू कन्फ्लिक्ट है ना, ये बच्चे की पर्सनैलिटी को ना काफी नेगेटिवली अफेक्ट करता है। समझ रहे हो, ये क्लैश है। ओल्ड वैल्यूज जैसे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, हायरार्की, बड़ों की रिस्पेक्ट करो। पेरेंट्स बच्चों को बोलते थे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ये मेंटेन करके रखना है किसी भी कीमत पे, ये पुरानी वैल्यूज थी। नई वैल्यूज क्या है, पेरेंट्स अपने पे फोकस करते हैं, बच्चों पे उतना ध्यान ही नहीं देते। उनको लगता है मेरी लाइफ है, मैं जीऊंगा, सारा दिन बच्चों पे क्यों ध्यान दूं। नेक्स्ट, पेरेंट्स आज के समय में सोचते हैं अरे बच्चों को फ्रीडम दो यार, अपने आप करने दो जो करते हैं वो। लेकिन देखो, ना तो हम पूरी तरह से पुरानी वैल्यूज पे आ पा रहे हैं। स्कूल जो है वो पुरानी वैल्यूज सिखाते हैं और जो पेरेंट्स हैं कई बार नई वैल्यूज पे फोकस करते हैं। तो दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है, बच्चे को समझ में नहीं आता कि कौन सी वैल्यूज मैं फॉलो करूं। और ये जो क्लैश है वो बच्चे को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। अब यहां पे देखो एक बहुत बड़ा एथिकल इशू आता है, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस इमोशन। क्या आता है, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस इमोशन। पेरेंट्स देखो अपने बच्चे के लिए ना इमोशनल होते हैं और ये नेचुरल भी है। वो बच्चे की हर बात को सच मान लेते हैं फेस वैल्यू पे, मतलब जो बच्चे ने बोला है वो सही है। टीचर का पर्सपेक्टिव सुनने से पहले ही कई बार जो पेरेंट्स है ना वो व्यू बना लेते हैं, वो टीचर का पर्सपेक्टिव नहीं सुनते। उनका जो बच्चा बोल रहा है पेरेंट्स को लगता है वही सही है। तो यहां पे जो राइटर बोलते हैं जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना वो कई बार ना टग ऑफ वार में बदल जाती है। मतलब कि एक बैटल ग्राउंड बन जाती है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। जैसे देखो, मान लीजिए टीचर शिकायत करते हैं पेरेंट्स से कि जी आपका जो बच्चा है वो मिसकंडक्ट करता है क्लास में। अब पेरेंट्स आज के कैसे पेरेंट्स हैं, आज पुराने पेरेंट्स तो ऐसे होते थे, वो बोलते थे 2 लगाओ चट्टू, सुधारो आप इनको, मारो, हमारी तरफ से पूरी छूट है। पुराने पेरेंट्स ऐसे होते थे। लेकिन आज के नए पेरेंट्स जानते हो कैसे हैं,
नहीं 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 नहीं, ये मिसकंडक्ट नहीं करता, आपको गलत फहमी हुई है। आज के पेरेंट्स ना डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि हमारा बच्चा गलत नहीं है, ये फर्क है। तो जब बच्चा ये देखता है ना कि यार मेरे पेरेंट्स तो मेरे मिसकंडक्ट के लिए भी मुझे डिफेंड कर रहे हैं, तो यहां पे फिर वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। यहां हमें इम्पार्शियलिटी की आवश्यकता है पेरेंट्स की तरफ से, लेकिन वो मिसिंग होती है। अब ना बताते हैं राइटर किस प्रकार से एजुकेशन का कमोडिफिकेशन जो है वो हो रहा है। राइटर ना जो एलीट अर्बन स्कूल्स हैं ना, महंगे महंगे स्कूल्स हैं, सो कॉल्ड एलीट स्कूल्स हैं, उनका डरावना सच बताते हैं। वो कहते हैं कि मोस्ट स्कूल्स ऑपरेट एज ए सर्विस प्रोवाइडर विद पेरेंट्स एज क्लाइंट्स। अब ये जो लाइन है, ये लाइन एथिक्स वगैरह में यूज करने से काफी बढ़िया वैल्यू एडिशन होता है। राइटर मतलब ये बोलना चाहते हैं, मार्केट इकोनॉमी ने ना एजुकेशन को सिर्फ एक प्रोडक्ट बना दिया है। स्कूल क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। पेरेंट्स क्या है? क्लाइंट, कस्टमर। टीचर क्या है? सिर्फ एम्प्लॉइज। जब देखो टीचर को सिर्फ एक एम्प्लॉय समझा जाएगा ना, तो फिर वो टीचर की जो रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगी। फिलोसफी में ना एक कंसेप्ट है माइकल सैंडल का, मतलब माइकल सैंडल की एक बुक है व्हाट मनी कांट बाय। वो कहते हैं कुछ चीजें देखो मार्केट नॉर्म से नहीं चलनी चाहिए। माइकल सैंडल के अनुसार कुछ चीजें मार्केट के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए, और एजुकेशन उनमें से एक है। टीचर से देखो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्लाइंट्स को खुश रखें, यानी पेरेंट्स को खुश रखें। अब इस कस्टमर सेटिस्फेक्शन के चक्कर में ना कैरेक्टर बिल्डिंग पीछे छूट गया है, क्योंकि टीचर्स का काम सिर्फ यही है कि पेरेंट्स किस बात से खुश होते हैं इस चीज पे फोकस करना, ताकि बच्चे उन्हीं के स्कूल में एडमिशन लें। जबकि टीचर का काम यह होना चाहिए कि बच्चे को सुधारना, बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड करना। उन्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि पेरेंट्स को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, डांटना पड़ रहा है तो डांटो। बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड पे फोकस होना चाहिए। गलत बात को गलत बोलो, सही को सही बोलो, ऐसे ही तो बच्चा सीखेगा। लेकिन नहीं, पेरेंट्स तो नाराज हो जाएंगे, उनके बच्चे को क्यों बोल दिया सुधरने के लिए। तो यहीं पे पूरा कंसेप्ट गड़बड़ा जाता है, क्योंकि पेरेंट्स क्लाइंट हो गए और टीचर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का काम क्लाइंट्स को खुश रखना। नुकसान किसका? बच्चे का। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो स्कूल जो है ना कोई आइलैंड नहीं है। स्कूल जो है सोसाइटी का ही एक छोटा सा रूप है। मतलब सोसाइटी में जो होता है वही तो स्कूल में होगा ना। आप अल्बर्ट बेंडूरा की ना एक थ्योरी जानिए, सोशल लर्निंग थ्योरी। बच्चा जो देखते हैं वही तो वो सीखते हैं। अगर सोसाइटी में वायलेंस बढ़ रहा है तो स्कूल में भी वो बढ़ता हुआ वायलेंस दिखेगा। और आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं देखते, आपको ही पता है, तो वहां से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अब वही चीजें वो स्कूल के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। और पहले देखो जो ये बिहेवियरल इश्यूज थे ना, वो टीनेजर्स में आया करते थे, एडोलसेंस वाली एज में आया करते थे। अब बल्कि छोटे छोटे बच्चों में भी ना एंगर इश्यूज, ईगो इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन इश्यूज दिख रहे हैं। आज के समय में छोटे बच्चों में भी सेल्फ हार्म, यानी अपने आप को नुकसान पहुंचाना, एग्रेशन शो करना, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। पहले स्कूल्स में ना जो कॉर्पोरल पनिशमेंट था ना, मतलब मारा पीटा टीचर के द्वारा, वो कॉमन था। लेकिन देखो हम ना उससे आगे आ गए हैं। वैसे तो देखो ये अच्छी भी बात है, लेकिन देखो आज भी टीचर कहीं कहीं पे मौका मिले तो बहुत ज्यादा क्रूल और बायस्ड हो सकते हैं बच्चों से चिढ़ के। मतलब बच्चे इतना ज्यादा तंग कर लें कि टीचर को अगर लगे कि यार कोई नहीं देख रहा है, तो मारा पीटा भी आज के समय में कहीं कहीं पर देखने को मिलती है। तो देखो हमें ना सेंसिटाइजेशन की जरूरत ना दोनों तरफ से है, बच्चों की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी। आज के जो स्टूडेंट्स हैं ना, आज के जो बच्चे हैं, अपने राइट्स को लेकर भी काफी अवेयर हैं। ये वैसे देखो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। आप बोलोगे सर कैसे? देखो बच्चे कभी कभी ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ना डिसिप्लिन तोड़ते हैं, क्लास डिस्टर्ब करते हैं, टीचर की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और जब टीचर एक्शन लेता है तो पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट फिर टीचर के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप बच्चों के ऊपर क्यों एक्शन ले रहे हो। पेरेंट्स कहते हैं अरे सर बच्चे ही तो हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन ये जो एटीट्यूड है ना, ये देखो गलत बिहेवियर को ना बल्कि और ज्यादा जस्टिफाई करता है, गलत बिहेवियर को बल्कि और ज्यादा री इन्फोर्स करता है। एक केस स्टडी आपको मैं बताता हूं।
अब स्कूल में ना मोबाइल फोन्स वैसे बैंड है, लेकिन घर पर बच्चा पूरा टाइम स्क्रीन पे बिताता है। अगर पेरेंट्स देखो घर पर डिजिटल डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो स्कूल क्या करेगा। आज बच्चे देखो शांत बैठना ही भूल गए हैं। उन्हें बस ना वैलिडेशन चाहिए, उन्हें लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, उन्हें हमेशा स्पॉटलाइट चाहिए। तो मतलब बच्चे ना आज के समय में नार्सिसिज्म की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ ऑब्सेशन की तरफ जा रहे हैं कि कोई बार बार उनकी तारीफ करे, उनके बारे में बात करें। तो राइटर का मेन निचोड़ देखो इस आर्टिकल में यही है कि चिल्ड्रन कैन नॉट रेज देमसेल्व्स। बच्चे अपने आप को नहीं पाल सकते, बच्चे खुद को बड़ा नहीं कर सकते। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सॉल्यूशन इस पूरे क्राइसिस का यह निकलता है, सबसे पहले तो ब्लेम गेम खेलना बंद करो। स्कूल और पेरेंट्स एक दूसरे पर उंगली उठाना बंद करें और एक ब्रिज बनाना होगा पेरेंट्स और टीचर के बीच में, ताकि दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बढ़े। पेरेंट्स को देखो सिर्फ फीस भरने से आगे सोचना होगा, घर की वैल्यूज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, और टीचर को वापस गुरु का दर्जा देना होगा। वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। हमें अगर बच्चे की वेलबींग इंश्योर करनी है ना, तो देखो फिर हमें कलेक्टिव केयर चाहिए। तभी इस प्रकार के जो ट्रेजिक इंसिडेंट्स हैं जो दिल्ली के स्कूल में हुआ, वो ट्रेजिक इंसिडेंट्स हम रोक सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्कूल एजुकेशन में क्राइसिस से संबंधित। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखो, आपको ये अटेम्प्ट करना है, अभी अभी जो हमने ये स्कूल एजुकेशन में क्राइसिस से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया ना, इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।